बच्चों, हमारा चैप्टर सेकंड व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तहत हमने जाना कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आती है और धीरे धीरे अपनी विभिन्न नीतियों और युद्धों के माध्यम से भारत में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करती है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ विभिन्न जो प्रश्न हैं इस चैप्टर के उनका अभ्यास कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी हमें सुमेलन करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दीवानी। तो दीवानी क्या था? दीवानी के तहत 1765 में कंपनी को बंगाल के बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, अर्थात भू राजस्व वसूल करने के अधिकार उन्हें प्राप्त हुए। दूसरा है शेरे मैसूर। तो शेरे मैसूर किसे कहा गया? शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को कहा गया। तीसरा है फौजदारी अदालत। तो फौजीदारी अदालत कौन सी थी? जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे, क्रिमिनल कोर्ट्स जिनमें चोरी डकैती लूटपाट के मुकदमे सुने जाते थे। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा किस लिए जानी जाती हैं? इन्होंने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही, सिपाही को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा सिपाही कहकर संबोधित किया जाता था। और वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये हमने सुमेलन देखा। दोबारा से हम देखते हैं। दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, फौजीदारी अदालत फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, सिपाही सिपॉय, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल। दूसरा हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। इसमें रिक्त स्थान दिए जाएंगे और आपको उन्हें जो रिक्त स्थान है उनको भरना होगा उचित शब्द के साथ। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत रिक्त स्थान की जंग से शुरू हुई थी। बताइए पहली अंग्रेजों की जीत कौन सी थी? हाँ, प्लासी के युद्ध में जो विजय हासिल की थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो हमने रिक्त स्थान में क्या लिखना है? यहाँ पे प्लासी लिखना है। दूसरा है हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जिनको शेरे मैसूर भी कहा जाता है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान रिक्त स्थान के शासक थे। बताइए जरा कहाँ के शासक थे? जी हाँ, मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने रिक्त स्थान का सिद्धांत दिया। याद कीजिए डलहौजी को, डलहौजी के हड़प सिद्धांत को, विलय सिद्धांत को याद कीजिए कि जब किसी रियासत के राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो उस रियासत को हड़प लिया जाएगा, उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया जाएगा। तो डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत दिया? डलहौजी ने विलय का सिद्धांत दिया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के रिक्त स्थान भाग में स्थित थी। जरा याद कीजिए मराठा रियासत, इसकी स्थिति को याद कीजिए कहाँ थी? यहाँ पर। और ये कौन सी स्थिति हो गई? ये हो गई दक्षिण पश्चिम की स्थिति। तो हम क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में कि दक्षिण पश्चिमी भाग में मराठा रियासत स्थित थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही और गलत बताइए। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़ करके हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। बताइए जरा, हमने क्या पढ़ा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो कमज़ोर होता चला गया था। यानी कथन क्या है? कथन गलत है। तो इसलिए हमने क्या लिख देना है? यहाँ पे हमने गलत लिख देना है, क्रॉस कर देना है। दूसरा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी। याद कीजिएगा जरा, भारत में कौन कौन आ चुके थे? पुर्तगाली आ चुके थे, डच आ चुके थे, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इसके साथ फ्रांसीसी कंपनी भी आई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने वाली अकेली
यूरोपियन कंपनी नहीं थी। इसके अलावा पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में व्यापार करने आई थी। अर्थात कथन क्या है? कथन गलत है। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। बिल्कुल सही। हमने देखा कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे, पंजाब में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाई थी। और 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध होते हैं और 1849 में ये जो पंजाब का क्षेत्र है ये अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है, उसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। हमने देखा था ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कितने न्यायिक और प्रशासनिक बदलाव किए थे। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। तो सारे कथन गलत हैं, एक ही कथन हमने देखा सही है, महाराजा रणजीत सिंह वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? क्यों आकर्षित हो रही थी? क्योंकि भारत में उन्हें विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हो रही थी। कौन कौन सी वस्तुएं? जैसे कि कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। और ये जो यूरोपियन कंपनी थी भारत में सस्ती दरों पर इन सामानों को खरीदती थी और यूरोपियन देशों में ले जाकर के दुगनी तिगनी कीमत पर बेचती थी, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति होती थी। इसलिए यूरोपीय कंपनियां यहाँ आकर्षित हो रही थी क्योंकि उन्हें व्यापार की अच्छी खासी संभावनाएं दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कई विवाद के कारण थे, जैसे कि नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया कि आप तो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, अगर आपको व्यापार करना है तो आप बदले में पैसे जमा कराएं, नजराना जमा कराएं। इसी के साथ ही बंगाल के नवाब ने कंपनी के सिक्का डालने के अधिकार पर भी रोक लगा दी, किलेबंदी पर भी रोक लगा दी। साथ ही नवाबों ने कंपनी पर टैक्स चोरी के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। तो बंगाल के नवाब ने क्या कहा कि जब तक आप नजराना या जो प्रॉपर टैक्स बन रहा है वो नहीं चुकाएंगे तब तक आप व्यापार नहीं कर सकते। इसके साथ ही कंपनी के सिक्के ढालने पर और किलेबंदी करने पर भी रोक लगा दी और कंपनी भी अड़ गई। कंपनी ने भी टैक्स चुकाने से मना कर दिया। साथ ही नवाब के जो अधिकारी थे उनका अपमान किया, उनको अपमानजनक पत्र लिखे। तो ये कारण थे नवाब और कंपनी के मध्य तनातनी होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा? हमने देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद, है ना, 1765 में दीवानी मिली कंपनी को। दीवानी मिलने से कंपनी को कुछ फ़ायदा हुआ। दीवानी मिलने से कंपनी का बंगाल के विशाल जो संसाधन थे उन पर नियंत्रण हो गया। अब कंपनी को भारत से वस्तुएं खरीदने के लिए अपने देश से सोना चांदी नहीं लाना पड़ता था, बल्कि भारत से उन्हें जो लाभ प्राप्त होता था उसी लाभ से, उसी रुपए से वह यहाँ से सूती रेशमी कपड़ा खरीदती थी और अपनी सेना से संबंधित, प्रशासन से संबंधित सभी खर्चों का निपटारा भारत से प्राप्त पैसे के द्वारा ही करती थी। और ये सब बदलाव हुआ उनके दीवानी अधिकार मिलने के बाद। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? क्योंकि टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर होने वाला जो व्यापार था, जो कि मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यातों पर रोक लगा दी। साथ ही अपने सौदागरों को ये कह दिया कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। इसके अलावा टीपू सुल्तान के भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध थे, जबकि ब्रिटिशर्स के फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध नहीं थे, उनकी आपस में तनातनी थी। तो किसका? इनके शत्रु टीपू सुल्तान के मित्र थे। तो टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। तो ये हमने देखा कि इसके कारण से टीपू सुल्तान को खतरा माना जा रहा था कि एक तो ये हमारे शत्रु की सहायता लेकर के अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, दूसरा हमें व्यापार भी नहीं करने दे रहे हैं। नेक्स्ट है, सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि क्या थी? ठीक है,
तो जो सब्सिडियरी अलायंस थी, सहायक संधि, उसके तहत जो रियासतें थी उनको इस संधि अपनाने पर मजबूर किया जाता था, और जो रियासत इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देती थी उन रियासतों को खुद की सेना रखने की मनाही होती थी, उन्हें कंपनी की सेना रखनी होती थी और कंपनी की सेना उनकी सुरक्षा करती थी। इसके बदले में उन्हें काफ़ी लंबा चौड़ा मेहनताना या शुल्क कंपनी को देना पड़ता था। यदि वो समय पर शुल्क नहीं चुका पाते थे तो कंपनी दंड स्वरूप उनसे क्या करती थी, उनके क्षेत्र का एक हिस्सा छीन लेती थी। इसके अलावा सहायक संधि के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक रियासत में एक रेजिडेंट होगा, एक अंग्रेज रेजिडेंट, जो कि उस रियासत की गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा। तो सहायक संधि के तहत एक तरह से रियासत को गुलाम बना लिया कि रियासत अपनी खुद की सेना नहीं रख सकेगी, उसे ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी। बदले में ब्रिटिश सेना रखने के बदले में उसे भुगतान करना पड़ेगा। यदि समय पर भुगतान नहीं कर पाए तो दंड स्वरूप उनके क्षेत्र को हड़प लिया जाएगा। इसके अलावा एक ब्रिटिश रेजिडेंट है, वो भी परमानेंट यहाँ पर रहेगा उस रियासत में। और हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट किस तरह से रियासत के आंतरिक मामलों में दखल करते थे। नेक्स्ट है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह से अलग था। हालांकि भारतीय राजाओं ने भी अपने शासन का प्रशासनिक और राजस्व विभाजन कर रखा था, लेकिन वो इतना सुस्पष्ट नहीं था। यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने प्रेसिडेंसी के रूप में नई इकाई बनाई। हमने देखा कि ब्रिटेन की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, अंग्रेजों के नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इसके अलावा कंपनी ने पुलिस और राजस्व व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किए, जबकि भारतीय शासकों के द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किए गए थे। न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो एक तरह की है अदालत में दीवानी और फौजदारी मामले सुने जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें परिवर्तन किया। प्रत्येक जिले में 2 अलग अलग प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें, और इसी के साथ ही सेना का भी आधुनिकीकरण किया। नेक्स्ट है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मुगल सेना 2 भागों में विभक्त थी, जिसमें पैदल सेना और सवार यानी घुड़सवार, जिसमें सबसे ज़्यादा बल घुड़सवारों पर दिया जाता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशेवर तरीके से सैनिकों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। इन्होंने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। सैनिकों को यूरोपियन शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया गया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया, जैसे कि इनको बंदूकें दी गई, मस्केट तथा मैचलॉक जैसी बंदूकें जो आधुनिक हथियार थे। इसके अलावा कंपनी ने सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई और यूरोपियन सैनिकों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। सेना में यह भावना जगाई गई कि उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो सैनिक होते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना ही उनका कर्तव्य है। तो इस तरह के कुछ सुधार किए गए। हालांकि इतना ज़्यादा पेशेवर तरीके से उनको प्रशिक्षित किया गया कि लास्ट में हम देखते हैं कि भारतीय सैनिकों ने तो विद्रोह ही कर दिया था। तो बच्चों, हमारा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।